यदि हेरोडोट्स इतिहास के पिता हैं तो फिर वेद क्या है, मीमांसा क्या है, उपनिषद क्या है, श्री रामायण क्या है, श्रीमद् भगवद गीता क्या है? क्या इन सब चीज़ों में इतिहास नहीं है? हेरोडोट्स का जन्म हुआ 494 ईसा पूर्व में। वेदों की रचना एक अनुमानित तौर पर मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। उसके बाद उपनिषदों की रचना भी 900 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, और वेद के बाद जो वेदांत हुए उनकी भी रचना इन्हीं से कुछ सम्मिलित मानी जाती है। श्री रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, इन सब की रचना के बारे में कोई साक्ष्य प्रमाण ही नहीं मिलती कि इन सब की रचना कब हुई। लेकिन फिर भी हेरोडोट्स का जन्म 494 ईसा पूर्व होने के बावजूद भी हेरोडोट्स को इतिहास का पिता माना जाता है। दूसरी बात, एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक। एडम स्मिथ अगर अर्थशास्त्र के जनक हैं तो फिर 323 ईसा पूर्व में चाणक्य ने जो किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, तो फिर वो क्या है? 1723 ईसा पूर्व में 1723 ईस्वी में होता है एडम स्मिथ का जन्म, और 323 ईसा पूर्व में चाणक्य ने रच दिया था अर्थशास्त्र। क्या एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता हैं? अगस्त कॉम्टे, इनको माना जाता है समाजशास्त्र का जनक। यदि अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं तो फिर क्या अगस्त कॉम्टे से पहले समाजशास्त्र नहीं था? वेदों में क्या है? क्या इसमें समाजशास्त्र से संबंधित चीजें नहीं हैं? उपनिषदों में क्या है? क्या इसमें समाजशास्त्र से संबंधित चीजें नहीं हैं? हैं। और यदि हैं तो हम अभी भी ये क्यों पढ़ रहे हैं कि अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र के पिता हैं? तीसरी नहीं चौथी बात, एरेटोस्थनीज को माना जाता है भूगोल का पिता। अब बताइए, भूगोल का यदि हम गहन अध्ययन करें तो आर्यभट्ट जी हमारे थे, वो प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता थे अपने जमाने के। हम उनको छोड़कर भूगोल का पिता एरेटोस्थनीज को मानते हैं। क्या ये पूरी हद तक सही है? नहीं सही है। दरअसल इन सब की जड़ है लॉर्ड मैकॉले साहब, और उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड के होने के नाते उन्हें अपने क्षेत्र या अपने देश के लोगों को बढ़ावा देना उनका कर्तव्य था। उन्होंने किया, उन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन हम लोगों ने मान लिया ये हमारी खामियां हैं, और हम लोगों ने मान लिया। दरअसल 1947 तक हमारा भारत गुलाम था, तब मानते थे हम, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम मानते चले आ रहे हैं, ये दिक्कत की बात है। हम लोगों को ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन यदि हम देखें कि हमारे संस्कृति साहित्य को जिसने नष्ट किया उसे यहाँ पर नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये एक शर्मनाक बात है, क्योंकि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात, हम ये इतिहास पढ़ना शुरू कब से किए? दरअसल 1835 में लॉर्ड मैकॉले जब भारत आया तो उसने सोचा कि वर्तमान में जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, तो इस हिसाब से भारत में भी कुछ आधुनिक परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसने देखा कि अभी के अभी वही संस्कृति जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, उसी पर आधारित हमारी परंपरा संस्कृति आज भी चल रही थी। आज की बात मतलब 1835 की बात है, जब लॉर्ड मैकॉले भारत में घूमने आया। उन्होंने देखा तो उसने सबसे पहले शिक्षा पर अध्ययन करना शुरू किया। तो जब वो भारत में आया तो उन्होंने देखा कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में गुरुकुलों की संख्या अधिकतर थी। वहाँ पर शिक्षा कोई स्कूल नहीं था, वहाँ पर शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। तो जब वो दक्षिण भारत में गया तो उसने पाया कि वहाँ पर अधिकांश गुरुकुल थे, और गुरुकुलों में पुरुष स्त्री सभी को शिक्षाएं दी जाती थी। उसने सोचा अंग्रेजी शिक्षा को भारत में कैसे लाया जाए। उसके बाद वो इंग्लैंड गया। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उस पत्र में ये लिखा कि हो सकता है कि भारत कभी भी अंग्रेजों से आज़ाद हो भी जाए, लेकिन उसकी मानसिकता कभी आज़ाद नहीं होगी, वो हमेशा गुलाम ही रहेगा। हम लोग अभी हैं गुलाम, हम मानते हैं अपने आप को स्वतंत्र, लेकिन है गुलाम, क्योंकि जहाँ संस्कृति ही नहीं, सभ्यता ही नहीं, भाषा ही नहीं, वो क्षेत्र या देश गुलाम ही है। क्योंकि 1835 में लॉर्ड मैकॉले भारत में आया, उसके बाद वो फिर इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड की संसद में उसने एक प्रस्ताव रखा कि भारत में अपने हिसाब से एक नई शिक्षा नीति लागू की जाए जो अंग्रेजियत हो, यानी कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और कॉन्वेंट स्कूल जो उस समय इंग्लैंड में चल रहे थे, उसी को यहाँ पर उसने खोलने का निश्चय किया, और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। वो भारत में आया और भारत में उसने अंग्रेजी शिक्षा के जितने स्कूल थे उन सबको खोल दिया। भारत में आने के बाद उसने
अंग्रेजी शिक्षा पर आधारित बहुत सारे स्कूल खोले और गुरुकुलों को बंद कर दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात निकल कर आती है, गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था? वेद, उपनिषद, वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण, और जब वो मैकॉले आया तो श्री रामचरितमानस भी। तो उसमें हमारा इतिहास था असली वाला, उसमें हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी असली वाली, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था भी थी। लेकिन मैकॉले ने यहाँ पर आकर उन सब व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया पूरी तरीके से। 1858 में उसने भारत में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया। इंडियन एजुकेशन एक्ट का मतलब कि जब सारी की सारी संस्थाएं जो होंगी वो अंग्रेजियत पर आधारित होंगी और अंग्रेजी शिक्षा प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य है, क्योंकि स्कूल तो उसने हर जगह कर दिए थे। उसके बाद भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बावजूद भी जो शिक्षा लॉर्ड मैकॉले यहाँ पर लागू कर गया था वही अभी भी चल रही है, उसमें अभी तक कोई बदलाव आया नहीं है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों से यही अपील है कि उस शिक्षा को बदला जाए और हमारे वेद, उपनिषद, तत्व मीमांसा और स्मृतियाँ, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण के पर जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनको पेश किया जाए। और यदि हम अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो हम एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र क्यों पढ़ें? क्यों ना हम चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ें? अगर हम भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो इरेटोस्थनीज पर हम क्यों आधारित हैं? क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम इरेटोस्थनीज का भूगोल क्यों पढ़ें? क्या हमारे यहाँ भूगोलवेत्ता नहीं हुए थे? अगर हम इतिहास पढ़ना चाहें तो हमें हेरोडोट्स पर आधारित रहने की क्या ज़रूरत है? जब हेरोडोट्स पैदा भी नहीं हुए थे उसके 3 गुना साल पहले भी हमारे यहाँ इतिहास की रचना हो चुकी थी, तो हम हेरोडोट्स पर आधारित क्यों हों? यदि हम समाज शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो क्यों ना हम रामायण कालीन, महाभारत कालीन आदि समाजों का अध्ययन करके समाज शास्त्र का अध्ययन करें? क्यों हम इरेटोस्थनी पर आधारित हैं? इन्हीं सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा।